हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट जो आज मंडे के न्यूज़ है करंट अफेयर्स में आए हुए और एडिटोरियल्स में, उसको हम डिस्कस करने के लिए आज आ गए हैं। बहुत सारे आज न्यूज़ है छोटी बड़ी, साथ के साथ में एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छे हैं। दो एडिटोरियल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। एक तो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो जो यूएसए का जीएसपी सिस्टम है, जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस बोला जाता है जिसको, तो उसके बारे में है। देखेंगे क्या होता है, ये ट्रेड से रिलेटेड है। ये बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो हमारी लो इकोनॉमी या फिर मिडिल इकोनॉमी के जो देश होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रेड में, थोड़ा व्यापार में प्रॉफिट देने के लिए ये पूरा सिस्टम है, उसके बारे में एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल भी अच्छे हैं, साथ के साथ में जो छोटी बड़ी न्यूज़ेस है वो भी अच्छी हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देख लेते हैं सारे टॉपिक्स को इन डिटेल। सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अभी ईरान में जो है, ईरान के बारे में हम बात कर रहे थे 2-3 दिनों से, और ईरान में अभी एक हादसा हो गया है। जो वहाँ पर प्रेसिडेंट है उनके रईसी साहब, वो मिसिंग हो गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। एक क्लाउडी वेदर की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बारे में एक इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी न्यूज़ है, उसको देख लेंगे। दूसरी न्यूज़ हमारी क्या है, विथ फूड स्कार्स लायन टेल मकाऊ लीव फॉरेस्ट कैनोपीज़। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो वेस्टर्न घाट में हमारे यहाँ पे जो मकाऊ पाई जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। बंदर की एक तरीके की प्रजाति है जो स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, और अभी फूड की कमी की वजह से उनके साथ बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस है उसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ में ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होता है वहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीसीज से क्वेश्चन होता है, रिवर सिस्टम से, सॉइल वगैरह, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ों से हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो ये मकाऊ के बारे में आया है उसका IUCN स्टेटस वगैरह भी हम देख लेंगे। साथ के साथ में इनके क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ है नो वायलेंस अगेंस्ट इंडिया इन किर्गिज़ रिपब्लिक। तो यहाँ पर हमने कल परसों में बात की है कि किर्गिस्तान, कल ही बात की हमने कि किर्गिस्तान में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों को क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। और मैंने बताया था कि दो देशों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था जो इजिप्ट और किर्गिस्तान के बीच था, लेकिन वहाँ पर रेसिज्म की वजह से और एक जैसे स्किन टोन होने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान जैसे वहाँ के देश के बच्चे भी क्या हो रहे हैं, इसके चपेटे में आ रहे हैं। तो अभी वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी वायलेंस इनके अगेंस्ट नहीं किया गया है। इस तरीके के वहाँ के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस ले लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, ट्रेड टाइज विथ इंडिया वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू हैवी ड्यूटीज़। तो ये पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर किसी अपोजिशन पार्टी की मिनिस्टर ने सारी चीज़ें पूछी थी कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री के साथ में ट्रेड रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ हैं, स्पेशली इंडिया के रिस्पेक्ट में बात थी। तो वहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आया है और इसमें बताया गया है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी वगैरह लगा रखी है इनके इम्पोर्ट्स वगैरह पे। इसको लेकर के है ये इंटरनल मैटर, ये नहीं देखते कि ये हरकतें इस तरीके की करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके की ट्रेड ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं। बट ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे पाकिस्तान का क्या कंसर्न है, वो क्या कह रहा है। अगली न्यूज़ क्या है, क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस कंटिन्यू टू पोज थ्रेट WHO। तो WHO की अभी एक स्टडी निकल के आई है जिसमें बोला गया है कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो कि बॉडी में बहुत डिफरेंट डिजीज़ के लिए क्या होते हैं, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या रोगजनक जिनको हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस की। कुछ ऐसे साल्मोनेला टाइफी करके और कुछ और भी बहुत सारे पैथोजेंस है जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उसके बारे में WHO की स्टडी आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। GS पेपर 3 में हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, अगली ये एडिटोरियल है जो बात कर रही है माइनर गर्ल्स जो हैं उनके साथ में पॉक्सो से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ हैं। हमारे पास में 2012 में हमने पॉक्सो लेकर के आया जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जो है उसके बारे में बात करता है। और यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात किया गया है कि जो माइनर लड़कियाँ हैं 12 to 18 एज ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं, जब उनके साथ में किस तरीके का ये सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या फिर रेप वगैरह के केसेस आते हैं, कई बच्चियाँ होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इस पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिनकी वजह से इन बच्चियों का क्या होता है, जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इनमें सुधार करने के लेकर के ये पूरा जो है एक एडिटोरियल बात कर रहा है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, उसमें फैक्ट के थ्रू और कमियां भी बताई गई है कि क्या कमियां हैं और किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे।
अगली न्यूज़ हमारी क्या है, रिन्यू द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो इसके बारे में मैं बात कर रही थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जीएसपी। यूएसए का एक तरीके का ये इनिशिएटिव है, बहुत पुराना इनिशिएटिव है। इसके बारे में बात की जा रही है कि इसमें अब किस तरीके से चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये एडिटोरियल बात करता है, साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि इंडिया इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो देखेंगे इन डिटेल। बेसिकली ट्रेड और इकोनॉमी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, इंडियंस फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन इजराइल डिस्पाइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी इजराइल में इतना वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, फिर भी अगर हम इजराइल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर अभी डाटा निकल के आया है जिसमें बात किया गया है कि वॉर की वजह से जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन इसका जो असर है वो स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ रहा है और अभी भी बहुत बड़े नंबर पे जो है इंडियन स्टूडेंट्स इजराइल में जा कर के वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक डाटा निकल के आया है, इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में बात करता है ये। अगली न्यूज़ क्या है, मॉनसून सेट इज़ ओवर निकोबार। तो अभी जो है गर्मियों को देखते हुए अभी आईएमडी ने अभी अपनी एक तरीके से सूचना जारी की है जिसमें उसने बताया है कि 31 मई से केरला में जो मानसून हिट कर देगा और फिर उसको 20 से 25 दिन, 15-20 दिन और उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है बाकी पूरे इंडिया में स्प्रेड होने के लिए। तो मानसून आने वाला है, जल्द ही आएगा, ऐसी उम्मीद है, गर्मी से राहत मिलने लगेगी। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, आर्मी गेट्स 27,000 AK-20 राइफल्स थ्रू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर बात की जा रही है AK-203 राइफल के बारे में। ये जो न्यूज़ है आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है क्योंकि ये दो देशों के बीच में, इंडिया के साथ साथ जो रशिया है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये इस तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें लगभग हमको 6 लाख के करीब में जो राइफल्स हैं वो रशिया से लेने हैं। लेकिन इसमें चेंज क्या है, हम जिस तरीके से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि ये जो राइफल्स होंगे उसके पार्ट्स वगैरह जो है वो रशिया से आ जाएंगे, उसको असेंबल करने का काम हमारे इंडिया में होगा और इंडिया में भी कहाँ पे, यूपी में। तो वनडे एग्जाम के लिहाज से या पीसीएस के लिहाज से एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, SC टू हियर पिटिशन अगेंस्ट न्यू क्रिमिनल लॉ टुडे। तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जो हमने हमारी 3 IPC, CRPC और बाकी जो साक्ष्य अधिनियम था उसमें हमने क्या किया, चेंजेस करके अभी जो नई 3 संहिताएँ बनाई हैं, भारतीय संहिता बनाई है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज जो है वो सुनवाई होने वाली है और उसमें क्या कमियां हैं और क्या चीज़ें उसमें और ऐड ऑन की जा सकती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बात होने वाली है। तो फिर कल, आज जो जजमेंट आएगा उसके बारे में कल न्यूज़ आएगी, तो हम उसको इन डिटेल कल चर्चा करेंगे। तो ये है पूरे हाइलाइट्स जिसके ऊपर हमको आज क्या करना है, चर्चा करनी है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है क्योंकि हाल ही में अभी इंडिया और ईरान के साथ में हमारे टाई अप हुआ है चाबहार पोर्ट को लेकर के और अभी यहाँ पर न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट थे रईसी साहब और साथ के साथ में और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे उनके साथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल रईसी जी का कोई पता नहीं चल पा रहा है और ये है हुआ इस वजह से है क्योंकि वेदर ख़राब होने की वजह से जो उनका एरोप्लेन है वो क्या हो गया था, हेलीकॉप्टर जो है वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे फ्रंट पेज पे छपी हुई न्यूज़ है, जनरल अवेयरनेस के लिए देख लेते हैं। ये जो अगली न्यूज़ है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है टॉपिक आपका GS पेपर 3 से आप रिलेट कर सकते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लॉयन टेल्ड मकाऊ के बारे में। ये जो है लॉयन टेल्ड मकाऊ, अगर आपको पिक्चर दिख रही हो, इनका ब्रॉड फेस होता है लॉयन की तरह, साथ के साथ इनकी पूँछें होती है बिल्कुल लॉयन की तरह और ये क्या है, बंदर की एक तरीके की प्रजाति हैं जो स्पेशली कहाँ पर पाई जाती हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट जो है हमारा जो दक्षिणी भारत है उसका जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, पश्चिमी घाट जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अभी इनको लेकर के इशू क्या निकल के आया है, बात की जा रही है विथ फूड स्कार्स लॉयन टेल्ड मकाक्स लीव्स फॉरेस्ट कैनोपीज ऑफ द अर्बन जंगल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम इसके बारे में देखेंगे IUCN स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो मकाऊ हैं या मकॉक है, इनके साथ ये दिक्कत हो रही है कि फूड से रिलेटेड बहुत सारी उनको चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट के शहरों के किनारे ये बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। जो आप देख लीजिए वेस्टर्न घाट जो है वो पूरा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले एरिया में फैला हुआ है और वहाँ पर भी ये मकॉक
स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ के आसपास में जो जंगल होते हैं वहाँ पे रहते हैं। और फूड की कमी की वजह से क्या होता है, जंगल अब कट रहे हैं, इनका जो हैबिटाट है वो ख़त्म हो रहा है, इस वजह से ये रोड्स पे आ जाते हैं। और रोड्स पे आते हैं तो कई लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि राह चलते लोग केला खरीद के दे देते हैं या फिर कुछ भी खाना उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रोड के पास आते हैं और उनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी जानें भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है इन साउथ के स्टेट्स में कि वहाँ पर क्या है, लोग जो है वो सड़कों पे इनको खाना वगैरह ना दें। साथ के साथ में इनके हैबिटाट से लेकर के एक कंसर्न निकल के आया है, जिसके ऊपर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट से बात की गई है। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल है जो न्यूज़ है, और इसके बारे में हमें जितना हमने ओवरव्यू लेना था ले लिया। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, इसके बारे में जानना कि इसका आयुष्यन स्टेटस क्या है और ये किस तरीके के टेम्परेट क्षेत्र में पाए जाते हैं या किस तरीके के वेदर वहाँ पर मिलती है, साथ के साथ में इनका आयुष्यन स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बनती हैं यहाँ से। तो अगर IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN स्टेटस में ये जो है रेड लिस्ट में, जो है IUCN का रेड लिस्ट है, वहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि कहना चाहिए ये बहुत जल्द समाप्त होने की कैटेगरी में है, इतनी संख्या इनकी बची हुई है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। साथ के साथ में जो हमारे यहाँ का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें ये किस में आते हैं, शेड्यूल्ड 1 में आते हैं। और शेड्यूल 1 में जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखे जाते हैं जो भी जानवर होते हैं, वो उनके बारे में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए यहाँ से फैक्चुअल डाटा ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IUCN स्टेटस और साथ के साथ में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या स्टेटस है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो जो लंबी पूँछ वाले ये मकॉक है, इनको क्या, ये क्या है, केकड़ा खाने वाले मकॉक बोला जाता है इनको। और बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, आवास इनको कैसा चाहिए होता है, वेस्टर्न घाट में जनरली वर्षा अच्छी खासी होती है, वहाँ पर अच्छे घने जंगल भी हैं वहाँ पे। तो ये इनका आवास क्या होता है, वर्षा वनों में ये रहते हैं, मैंग्रोव वनों में भी रहते हैं, तटीय वनों में भी पाए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों के आसपास भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अभी हमने सारा कंसर्न कहाँ पे देखा, शहरी क्षेत्रों में ही देखा, क्योंकि वो रोड पे आ रहे हैं, लोग उनको खाना दे रहे हैं और इसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी जाने जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है वर्षा वनों में, मैंग्रोव, तटीय सभी वनों में पाए जाते हैं, अच्छी वर्षा वाले घने जंगलों में ये मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ये पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय एरियाज़ में ही होती है लगभग, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वो किस तरीके के वन में पाए जाते हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ही मैंने बताया कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं हरे भरे वर्षा वनों में, साथ के साथ में मैंग्रोव और तटीय वनों में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये जहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई वाले जो वन होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें। साथ के साथ निचले इलाकों की तुलना में ठंडे तापमान की इनको ज़रूरत होती है, मतलब कि ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में ये अधिक ऊंचाई वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा मकॉक के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन सी जलवायु में वो पाए जाते हैं, क्या उनका स्टेटस है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोई भी न्यूज़ आती है उसको प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अभी हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ रहा है, तो हर टॉपिक से आपका एक रिवीजन हो जाए और अगर कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी होगी तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब चलते हैं, अगली बात क्या है, ये जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि ये जो वोल्केनो एरप्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है इंडोनेशिया में। तो अभी फिर से एक न्यूज़ निकल के आई है कि अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली 4 से 5 किलोमीटर तक की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इरप्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आता है। उस दिन भी मैंने बताया था, रिंग ऑफ फायर ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन का जहाँ पर प्लेटें जो है धरती के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मूवमेंट्स कर रही हैं, और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्लेटें आपस में इधर उधर खिसकती रहती हैं। इस वजह से जो है यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो निकल के आया है अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके का कुछ नज़ारा कि मौसम ख़राब है तो लाइटनिंग इफेक्ट भी दिख रहा है, साथ के साथ वोल्केनो इरप्शन भी हो रहा है। तो माउंट इल्बू जो ये जगह है वहाँ पर ये हो रहा है। तो माउंट इबू के बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी
काफ़ी दिनों से इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से विस्फोट हो रहा है। ठीक है, तो माउंट ईवू के बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ का है, तो ये इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी पर्वत है। कहना चाहिए कि हाईएस्ट जो मोस्ट एक्टिव एक तरीके का जो ये वॉल्केनो पर्वत है। साथ के साथ में इसमें मैंने बताया था जब उस दिन डिस्कस किया था कि 1 मिनट में ये बहुत मतलब हज़ारों की संख्या में इसमें क्या होता है, हज़ारों बार क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, और पूरे साल लगभग 21,000 बार इसमें इरप्शन हो चुका है। इसकी तरह के भी फैक्ट हमने बात की थी। तो कई बार जब ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो क्या स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन चेंज करना होता है यूपीएससी को, तो वो क्या कर देता है कि किसी भी एरिया के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में मल्टीपल 2-3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देगा उसको टफ करने के लिए। तो कोई भी हम प्लेस या फिर जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसको हमको चारों तरफ से सभी एंगल से देखना होता है कि उसके आसपास की लोकेलिटी क्या है, वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री से वहाँ पर उसका रिलेशन है और क्या है उसमें स्पेशलिटी क्या है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है हमारी, अगली न्यूज़ है ये किर्गिस्तान के बारे में है, जो कल हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं और साथ के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है। तो उसके लिए जो है किर्गिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि नो वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस इन किर्गिज़ रिपब्लिक। तो ऑफिशियल्स ने बोला है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं है और ये भी बोला है कि हम इंश्योर करेंगे कि इस तरीके की कोई घटना ना हो। जो किर्गिस्तान है वहाँ पर लगभग अभी 17,000 स्टूडेंट्स रहते हैं और 17,000 स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन मिला करके ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं इस तरीके के। तो एक बहुत बड़ा हमारा तबका जो है वो वहाँ पर रहता है और उनका सिक्योरिटी को ध्यान में रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल किर्गिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब ना हो, इसलिए किर्गिस्तान भी ये इंश्योर कर रहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक छोटी न्यूज़ है। अब किर्गिस्तान की कैपिटल, मैंने बताया था कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक। याद रखिएगा, कई बारी मैच द फॉलोइंग में कंट्री विथ कैपिटल उसका पूछा लिया जाता है। तो बिस्केक जो है वो किर्गिस्तान की कैपिटल है। कल मैंने मैप के थ्रू दिखाया था कि उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है। बेसिकली जो हमारा सेंट्रल एशियन पार्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान वगैरह से, चाइना से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से आ रही है निकल करके। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के ऊपर बात हो रही है। वहाँ की पार्लियामेंट में चीज़ें क्वेश्चन उठाया गया, तब पार्लियामेंट में जो लीडर है इस समय सत्ताधारी पार्टी के, उन्होंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद से ही क्या हो गए हैं, पुलवामा अटैक के बाद से ही वहाँ पर जो ट्रेड वगैरह है उसको रोक दिया गया। ठीक है, और रोका इसलिए गया है, हम चाहते हैं उनके साथ व्यापार करना, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा ही क्या कर दिया है, हाई ड्यूटी इम्पोज कर दिया है। और ये ड्यूटी किसके ऊपर लगाई गई है, जो भी पाकिस्तान से आयात होने वाली कुछ भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी है। और इस हैवी ड्यूटी की वजह से, इंडिया की इस हैवी ड्यूटी की वजह से पाकिस्तान से चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं, ये जो है बातें की गई है। ठीक है, तो 2019 के बाद से ये जो रिलेशन है और ज़्यादा ख़राब हुए हैं इसको लेकर के। आज जो न्यूज़ है वो छोटी छोटी न्यूज़ ज़्यादा है, एडिटोरियल है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थोड़ी बहुत ये जो न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में आपका साइंस और हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है WHO की अभी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसके बारे में आई है, रिपोर्ट आई है क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस के बारे में। क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस क्या होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि ये जो पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, पैथोजेंस को बोला जाता है रोगजनक। रोगजनक मतलब कि बॉडी में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसका कॉज ये होते हैं, इनकी वजह से ही क्या होता है, अलग अलग बीमारियाँ बॉडी में हिट करती हैं। ठीक है, और ये पैथोजेंस में जो क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस है वो क्या है, कुछ 4-5 नाम है, जैसे कि साल्मोनेला हो गया, और भी कुछ 2-4 नाम हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, बॉडी को बहुत मल्टीपल वे में क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं और इनसे बहुत घातक बीमारियां होती हैं, जैसे कि टीबी जैसी बीमारियां भी होती हैं, साथ के साथ में टाइफाइड जैसी बीमारियां वगैरह होती हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, इसके केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या है, ये जो है क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस के बारे में WHO ने अभी अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि ये जो पैथोजेंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पर क्या कर रहे हैं, बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा जो आंकड़ा है वो निकाल के किसने लाया है, तो BPPL
है जो कि बात करता है कौन, बैक्टीरियल पैथोजेंस प्रायोरिटी लिस्ट एक तरीके से निकाली है WHO ने। और यहाँ पर बताया है कि कुछ ऐसे लिस्ट हैं जिसमें कौन कौन है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें हैं। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में एक तरीके का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस हमने बात की है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR, ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं पैथोजेंस की वजह से बॉडी में आ रहा है। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि जब हमारी बॉडी में हम बहुत लंबे समय तक एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयाँ लेते रहते हैं ना, जब भी कोई भी छोटी बड़ी हमको बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें होती हैं और हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, मेडिकल से जा कर के छोटी बड़ी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुआ, हमने क्या कर लिया, मेडिसिन ले लिया। वो क्या होते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर 2 दिन 3 दिन की खुराक मिलती है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम 1 दिन या 1-1.5 दिन का डोज ले लेते हैं, हमें ठीक लगने लगता है, हम वो डोज छोड़ देते हैं। फिर से कुछ टाइम के बाद बीमारी हिट करती है, फिर से हम ऐसी तरीके की एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं। इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और वो रेजिस्टेंस फिर क्या कारण बन जाता है, भविष्य में अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो फिर हमारे ऊपर दवाइयों का असर होना कम हो जाता है। इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस है, अभी WHO की रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें इन क्रिटिकल जो प्रायोरिटी पैथोजेंस हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में एक तरीके का जो है AMR जो है वो क्रिएट हो रहा है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और जो ये सारे बैक्टीरिया है, जैसे कि TB वगैरह, हमने कई बारी बात की हुई है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बॉडी को ये क्या करते हैं, हिट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। और इस AMR की वजह से अगर हम TB की दवाइयाँ दे भी रहे हैं लोगों को, तो क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर में उसका अच्छा एक हेल्थ बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बारे में ये सारा जो है बात की गई है। याद रखिएगा किसने बात बोली है, ये WHO की। तो ये जो आंकड़े हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको क्या करनी होती हैं, अपने आंसर में लिखनी होती हैं कि WHO की ऐसे रिपोर्ट निकल के आई है। अगर हेल्थ के ऊपर में बात आती है कि क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, तो आप वहाँ पर एक आंकड़ा दे सकते हैं कि WHO की अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होने का एक बहुत बड़ा कारण दवाइयाँ तो है ही, गलत तरीके से हम मेडिसिन ले रहे हैं, साथ के साथ पैथोजेंस भी हैं जो कि पाए जाते हैं आसपास और हमारी बॉडी में। ठीक है, कुछ पैथोजेंस के यहाँ पर भी नाम दिए गए हैं जो कि बहुत ही एक तरीके से टफ है। जैसे कि मैंने बात की थी साल्मोनेला के बारे में, साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड के लिए जो एक बैक्टीरिया होता है वो है। साथ के साथ स्टेफाइलोकोकस, इसका तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आप देख लीजिएगा, उसको गूगल में जा कर के सर्च कर लीजिएगा क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस के बारे में। ठीक है, कुछ 6-7 आपको पैथोजेंस की लिस्ट आएगी और उसको आप एक बार ही गो थ्रू हो जाइएगा, सो दैट क्या हो कि अगर एग्ज़ाम में आपसे वहाँ पर कुछ भी 1-2 ऑप्शन दिखे तो आपको मालूम हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले हमारे एडिटोरियल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एक तरीके का एडिटोरियल है। किससे रिलेटेड है, GS पेपर 1 में आप जो मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पर इसको आप कर सकते हैं लिंक। ठीक है, यहाँ पर बात कीजिए सोसाइटी वाला पेपर, GS पेपर 1 में हमारा सोसाइटी का एक अलग से सब्जेक्ट है और वहाँ पर वुमेन करके एक अलग से टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण वगैरह को लेकर के बातें की जाती है, वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ GS पेपर 2 में अगर पॉलिसी गैप के बारे में पूछा जाए कि गवर्नमेंट जो है, GS पेपर 2 पूरा गवर्नेंस के ऊपर है और गवर्नेंस में आपको पॉलिसी किस तरीके से इफेक्टिव है या फिर उसमें कितनी कमियाँ हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई भी एक टॉपिक होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसी सब्जेक्ट से रिलेट होगा, उसको डिफरेंट डायमेंशंस में आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, अ माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम दैट लॉजेस इट वे। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो विक्टिम्स होती हैं माइनर गर्ल्स, उनके लिए स्कीम चल रही है। स्कीम कौन सी चल रही है, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ एक्ट, पॉक्सो एक्ट चल रहा है 2012 का। 2012 में जब गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था तब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और देख करके ऐसा लगा था कि अब जो है बच्चों के साथ में स्पेशली जो ये सारी चीज़ें गलत हरकतें, सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह, रेप वगैरह होता है, वो रुक जाएगा और उसमें अब कमी आएगी। इस तरीके से सोच करके ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, कब, 2012 में। लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात की गई है कि पॉक्सो एक्ट को जिस चीज़ के लिए जो सोच करके बनाया गया था वो क्या कर रहा है, अब अपना वो वे जो है वो एक तरीके से जो उद्देश्य है उसको खोता जा रहा है।
बात क्या की गई है, यहाँ पर बहुत सारे जो है बहुत इश्यूज़ बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें 12 टू 18 ईयर ओल्ड की जो माइनर गर्ल है, 12 टू 18 ईयर के बीच में अगर कोई माइनर गर्ल है, उसके साथ में अगर रेप के कोई केसेस होते हैं और वहाँ पर बच्ची जो है वो क्या हो जाती है, अगर मान लो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद में उसको किस तरीके से वापस से मुख्य धारा में लेकर के आना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है समाज के, इसको लेकर के पॉक्सो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। ये इस एडिटोरियल में बात की गई है। मुद्दा क्या बताया गया है, मुद्दा ये बताया गया है, बहुत सारे इश्यूज़ है। पहली बात तो साथ के साथ इसमें बोला गया है कि पॉक्सो में केवल और केवल एक गर्ल के बारे में ही बात नहीं की जानी चाहिए। वहाँ पर जो अक्यूज़ हैं, जो विक्टिम हैं और अक्यूज़ हैं, वो भी मल्टीपल सेक्टर के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के होते हैं। जो विक्टिम्स होते हैं उसमें महिलाएं, बच्चियाँ और साथ के साथ में बच्चे भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके की, मतलब जो 12 टू 18 एज ग्रुप के अंडर के हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया है कि पहली बात तो कि इस एक्ट को एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। केवल और केवल एक जेंडर के बारे में बात ना करके बहुत मल्टीपल जेंडर, हमारे यहाँ पे अभी तो ट्रांसजेंडर्स वगैरह भी हैं, वो अगर बच्चे 12 टू 18 एज के हैं तो उनके बारे में भी इस सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, इस एक्ट में मेंशन करना चाहिए। पहला लूप होल तो यहाँ पर है। दूसरी बात की गई है कि जब ये बच्चियाँ सफ़र करती हैं इन चीज़ों से, मान लीजिए 12 से 18 साल एज ग्रुप की जो बच्चियाँ हैं, अगर उनके साथ रेप होता है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो कई तो ऐसे मामले निकल के आते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चियों को एक तरीके से सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है। वो बच्चियाँ जो कि अभी बिलो 18 हैं, उनको नहीं समझ है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ उनको जीवन बिताना है, और वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती हैं, या फिर उनको फोर्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। और बहुत सारे लूप होल हमारे पॉक्सो एक्ट में है, इस वजह से भी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में बात की गई है कि सेटलमेंट वाला एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्यूज़ है जिसने क्राइम किया है तो उसको उस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। साथ के साथ में बच्चियों के साथ अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसके डिफरेंट वेज होने चाहिए, ठीक। तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में कुछ कमियां हैं जिसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर मैटर क्या है कि जब किसी बच्ची के साथ में इस तरीके के केसेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के या फिर रेप के केसेस होते हैं, तो पहले जा कर के फर्स्ट 24 से 48 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, साइंटिफिकली या फिर मेडिकली उसको चेक किया जाता है, एक तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है कि बच्ची के साथ में वाकई में चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो वहाँ पर बोला गया है कि ये जो पॉक्सो एक्ट है वो इतना इनसेंसिटिव बनाया गया है। इसमें जब कोई बच्ची है जो कि 12 टू 18 एज ग्रुप की है और अगर उसके साथ कुछ इस तरीके की मिस हैपनिंग हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, और अगर वो जा रही है मेडिकल एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए, तो बच्चियों के साथ कोई भी पेरेंट नहीं जाता है, मतलब बच्चियां जो है वो अकेले ही जाती हैं वहाँ पर। तो सोच लीजिए कि अगर 12 टू 18 एज ग्रुप की बच्ची जिसके साथ में इतनी चीज़ें हो गई हैं और अगर वो मेडिकल जो एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए जा रही है, तो वहाँ पर एक जो है ऑफिसर होता है। वहाँ पर बात की गई है कि ऑफिसर की जगह बच्ची के पेरेंट्स में से कोई होना चाहिए, सो दैट उसको क्या हो सके, एक तरीके से मेंटल सपोर्ट मिल सके। ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही है, इतनी कम एज में कई बच्चियों को नहीं अंदाज़ा होता कि उनके साथ में क्या हो रहा है। और वहाँ पर भी पॉक्सो एक्ट में इतनी इनसेंसिटिव चीज़ें बना दी गई हैं कि जब भी वो मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए जा रही हैं तो पेरेंट्स में से कोई भी साथ में नहीं जा रहा है, उसके जगह पे कोई एक अधिकारी जा रहा है, कोई एक आपने ऑफिसर बिठा रखा है वो जा रहा है, ठीक है। साथ के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत टाइम की हो जाती है। अभी हमारे यहाँ पर क्या रूल बना हुआ है कि अगर 26 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू किसके, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बारी ऐसा होता है कि बच्चियाँ होती हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि बहुत कम एज में वो होती हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि उनके साथ कई बारी इस तरीके की गलत हरकतें हो गई हैं, वो घर पे नहीं बता पाती हैं या उनको अंदाज़ा नहीं होता है, और कई बारी उनको मालूम नहीं चलता है कि वो प्रेगनेंसी के उस फेज़ में है, और वो जो 26 हफ्ता यानी कि ये जो 26 वीक वाला जो टाइम है वो भी एक्सीड कर जाती हैं। उस टाइम के बाद अगर मिसकैरेज वगैरह कराया जाए या फिर
अबॉर्शन कराया जाए तो उसको लेकर के क्या रूल्स पॉलिसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी एक क्लियर कट चीज़ें मेंशन नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे पॉक्सो एक्ट में लूप होल बताए गए हैं और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है इसके ऊपर सोचने की बात की गई है। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर में, इसको देखने की बात की गई है। साथ के साथ में कारा एक एजेंसी है। कारा क्या करती है? कारा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर बात की गई है कि जब कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, कह लीजिए एक अनाथ बच्चियाँ होती हैं या फिर सड़कों पर जो आपको बच्चियाँ दिख जाती हैं जिनके पेरेंट्स का पता नहीं होता, कई बार उनके साथ भी गलत हरकतें हो जाती हैं। और अकॉर्डिंग टू कारा उनका काम क्या है कि उनको उन बच्चियों को अडॉप्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर पॉक्सो एक्ट में ये सारी चीज़ें भी मेंशन नहीं की गई हैं कि अगर कोई ऐसी बच्ची मिलती है जो कि अनाथ है या फिर जिनके पेरेंट्स का पता नहीं है, उनके साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कोई मिसहैपनिंग हुई है तो उनको किस तरीके से अडॉप्ट करेगी एजेंसी, और किस तरीके से अगर मान लो वो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर उनका जो बच्चा होगा, उस बच्ची का जो बच्चा होगा, उसको किस तरीके से फिर ट्रीट किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो एक जो है इसमें बात की गई कि पॉक्सो एक्ट में अगर अनाथ बच्चियां वगैरह जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उनके लिए भी एक क्लियर कट चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो लेकर के आनी चाहिए। साथ के साथ में हमारे यहाँ पे एक जुवेनाइल जस्टिस है। जुवेनाइल जस्टिस जो है किशोर के बारे में बात करता है कि किशोरी एज में जो बच्चे होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, मान लीजिए उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है या फिर वही क्राइम करती होते हैं, तो उनको किस तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत मर्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं। पॉक्सो हो, जुवेनाइल जस्टिस हो, चाहे ये कारा वगैरह हो, तो इन सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ये सारे मामले हैं। तो बच्चों के रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे एक्ट हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है और किसके बारे में बात हो रही है। तो पॉक्सो एक्ट की क्या कमियां हैं इसके बारे में बात हो रही है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि इस तरीके की पॉलिसीज़ में क्या कमियां हैं तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स है, ये कमियां हैं। दूसरी चीज़ एक और इसमें बात की गई है कि जब मैटरनल, मान लीजिए कि कोई बच्ची है अंडर 18 जो कि प्रेग्नेंट हो जा रही है इस तरीके से, तो उनको क्या है, एक कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन कितना दिया जाता है? महीने में एक तरीके से 6,000 और साथ के साथ प्लस 4,000 और एडिशनल चीज़ें दी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है कि ये कब तक दी जाती है? ये केवल और केवल 23 की एज तक ही दिया जाता है। मतलब अगर कोई माइनर बच्ची है जिसके साथ में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, रेप हुआ है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो क्या है, मैक्सिमम ये जो कंपनसेशन है या एक तरीके से अगर वो बच्ची प्रेग्नेंट है तो उसको टेक केयर करने के लिए जो पैसे वगैरह हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो केवल 23 की एज तक ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो इन तरीके की कमियों के बारे में बताया गया है कि इस तरीके के क्राइटेरियाज़ का क्या मतलब बनता है। उसके बाद बच्ची क्या करेगी, उसके साथ में जो गलत चीज़ें हुई हैं उसकी ज़िम्मेदार वो तो नहीं है, तो उसको और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसकी लाइफ आगे चल के कैसी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी कम एज में अगर कोई बच्ची इन सारी चीज़ों से गुजर रही है, मतलब समाज में उसका जो जीने का तरीका है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल लोगों की तरह वो समाज में नहीं जी पाएगी। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 23 साल की उम्र तक उसको कंपनसेट करके और उसके बाद उसको उसके हाल पे छोड़ देना, ये चीज़ें सही नहीं है। फिर उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी अगर आपने उसको जीवन दान दिलाया है, अगर आप उस बच्चे को वापस दुनिया में लेकर के आ रहे हो जो कि खुद वो बच्ची अपने एक बचपन के एज में है और वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो उनकी किस तरीके से आगे की लाइफ चलेगी इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग डायमेंशन में हमको सोचने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है हमारे जो यूएसए के साथ में अभी फ़िलहाल ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ के साथ में एक स्पेशल टर्म पे बात हो रही है यहाँ पे, जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस बोला जाता है इसको। ये यूएसए का एक तरीके का एक कह लीजिए इनिशिएटिव है। 2012 में इसको इनिशिएट किया गया था और ये इसलिए लाया गया था जीएसपी को, सो दैट जितने भी मिडिल इनकम वाली या फिर लो इनकम वाली कंट्रीज़ है वो क्या कर सके, यूएसए के साथ में अच्छे से ट्रेड रिलेशन क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। तो यूएसए का जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ
प्रेफरेंस आया था। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी कि जो कंट्रीज़ इस जीएसपी के तहत में यूएसए के साथ व्यापार करते हैं उनको ट्रेड में क्या होती है, थोड़ी बहुत रियायतें दी जाती हैं इसको लेकर के। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ में इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी लगभग 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ में यूएसए का क्या है, जीएसपी के थ्रू इस तरीके का टाई अप है और वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि क्या ये जीएसपी जो है उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है और इंडिया को इसको ध्यान में रखते हुए यूएसए के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि मैंने बात बताई कि जीएसपी स्पेशली आया किसके लिए है, ट्रेड में जो भी हमको रियायतें मिल सके व्यापार में, जैसे कि सीमा शुल्क टैरिफ है वो थोड़ा सा कम होगा। जिन भी कंट्रीज़ के साथ यूएसए के जीएसपी के तहत एग्रीमेंट है वहाँ पर व्यापार करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगता है वो कम होता है। बेसिकली ये अप्रोच होती है जीएसपी के थ्रू कि जो भी लो इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए संसाधन मौजूद हो सके, सो दैट क्या हो सके उनका जो एक इन्वायरमेंट है, एक इकोनॉमिकल जो इन्वायरमेंट है वो और मजबूत हो सके और उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर सके उन देशों की जहाँ पर अभी लो इनकम वाली कंट्रीज़ हैं उनकी। ठीक है, अभी यहाँ पर बात ये की जा रही है कि हमने क्या किया है, जो जीएसपी सिस्टम है उसको हमने थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया हुआ है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में एफटीए करा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। अभी हाल ही में हमने बात की थी कि हमने यूरोप की जो 3 कंट्रीज़ है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इनके साथ में हमने क्या किया था, जो हमने ईसीपीए किया था, इकोनॉमिक पार्टनरशिप किया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा ध्यान जो है ये जीएसपी के ऊपर में उतना फोकस्ड अभी नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में बोला गया है कि अगर हमको जो ग्लोबल सप्लाई चेन है अपना बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा चीज़ जो है एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ से जो सबसे ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट होता है वो होता है दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में। साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की फील्ड में, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास बहुत सारे एक तरीके से। साथ के साथ अनाज वगैरह भी हम बहुत यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जो हम जीएसपी का यूज़ करके यूएसए के साथ क्या कर सकते हैं, संबंधों को, व्यापार संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वैलिड चीज़ें हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। यूएसए बहुत अच्छा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। हमारे टॉप 4-5 जो कंट्रीज़ आती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम यूएसए को भी काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरा एडिटोरियल है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि हमको जीएसपी के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिठाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट क्या हो सके, इंडिया जो है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्शन बन सके व्यापार करने के लिए। अभी चाइना के साथ यूएसए के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसकी वजह से डेफिनेटली चाइना से तो बहुत सारी चीज़ें अब यूएसए में आएंगी नहीं, तो उसका अल्टरनेट हमारा इंडिया ही होगा। इसलिए ध्यान इसमें बात की जा रही है कि जीएसपी के ऊपर में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ के साथ में एफटीए नेगोशिएशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट हमको क्या करना पड़ेगा, जीएसपी के थ्रू भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसपी में जो कंट्रीज़ हैं उसमें यूरोप की भी कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जीएसपी वगैरह यूएसए ने कर रखा है। तो अगर हम एक यूएसए के साथ में जीएसपी के अंदर एनरोल हो जाते हैं तो और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है चाहे और भी कंट्रीज़ है, उनके साथ भी हमारा क्या हो सकता है, एक लिंक बैठ सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। इसके बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मुद्दा है। चलते हैं आगे। आगे क्या बात की जा रही है, ये इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली फैक्ट बेस्ड ये जो बात है, बात क्या की जा रही है, इंडिया फ्रॉम लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन इजराइल। तो लगभग बात की गई है कि अगर हम 2021 से लेकर के अभी तक 2023 के आंकड़े देखते हैं तो अभी इंडिया से लगभग कितने इजराइल में हैं, लगभग आपको दिखाई देंगे कि 13.14 लाख टोटल लोग जो है अभी विदेशों में रह रहे हैं और उसमें अच्छा खासा परसेंटेज इजराइल में है। ठीक है, लगभग यहाँ पर बात की गई है कि अगर 2022 में था तो ये कोविड वगैरह की चीज़ें थी, नई हमने कोविड से हम निकल के आए थे और फिर से बहुत सारे बच्चे जो बाहर रह रहे थे वो कोविड के टाइम पे घर पे आ गए थे और जैसे ही कोविड वाला चीज़ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ तो फिर से जो हमारे यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे वो वापस से अपने जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे उन कंट्रीज़ में गए हैं। तो यहाँ पर बात आंकड़ों के थ्रू की जा रही है कि लगभग
लगभग 1218 बच्चे 2022 में गए, उसके बाद वो बढ़ा आंकड़ा 2022-23 के बाद में वो 1600 के करीब में पहुंचा, और अभी लगभग हज़ारों की संख्या में जो है इज़राइल में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो इज़राइल और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ट्रेड से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड हमारा तो एक तरीके से कोलैबोरेशन है ही, साथ के साथ में इस तरीके से भी है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि वहाँ पर जा कर के क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट जो एक तरीके से हित हैं इज़राइल के साथ वो हमारे जुड़े हुए हैं। इसके बारे में ये पूरा बात कर रहा है कि किस तरीके से आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर के ऊपर भी बात की गई है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, मॉनसून के बारे में है। मॉनसून कहाँ पर हिट करने वाला है, केरला में। ये आने वाला है 31 मई को। तो हमारे लिए मॉनसून कब आ रहा है, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉनसून इंडिया में आता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो मॉनसून आता है, सबसे पहली बात तो वो कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है। तो मैप के थ्रू समझिए, जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन और अरेबियन सी के आसपास जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे मानसून आता है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक ITCZ होता है। ITCZ होता है जब यहाँ पर लो प्रेशर बनता है तो ये ITCZ खसक के कहा जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और यहाँ पर एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है। फिर वो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर समुद्र में जो गर्म हवाएँ होती हैं, जल धाराएँ होती हैं, वाष्प के रूप में अपनी तरफ को खींचता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। ज्योग्राफी का टर्म है। ज्योग्राफी में आप अगर देखेंगे 11th क्लास की NCERT में, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जा करके रिवाइज कर लीजिएगा कि किस तरीके से मानसून वगैरह आता है। उसके बाद में जून के फर्स्ट में लगभग ये हमारे इंडिया में साउदर्न पार्ट में पहुँचता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मानसून जब आता है तब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, केरल के थ्रू ही वो हमारे इंडिया में प्रवेश करता है, ठीक है। तो मानसून जब आता है हमारे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है केरला में। जब लेकिन मानसून लौटता होता है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे कराता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लौटता हुआ मानसून सबसे ज़्यादा बारिश कराता है तमिलनाडु में, ठीक है। और जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं होती हैं, वो जब नीचे आती हैं तब यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश होती है। लेकिन अगर आप मानसून आने के समय में बात करेंगे तो केरला में बारिश होती है, और किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्टर्न जो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं होती हैं उनसे बारिश होती है, ठीक। और जब ये इनिशियली जब जून के फर्स्ट वीक तक केरला में पहुंचती है, उसके बाद 15 से 20 दिन लगते हैं उनको उत्तर भारत के एरियाज़ में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जून 15 तक क्या होता है, वो लगभग उत्तर भारत में पहुंच जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर जो इंडिया है वहाँ पर स्प्रेड होता है। और फिर धीरे धीरे जा कर के जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, डेजर्ट वाला जो एरिया है हमारा राजस्थान वगैरह, उधर जा कर के वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है, और फिर वहाँ पर समाप्त होता है। वापस से जब लौटता हुआ मानसून आता है तब वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से हवाएं उनको मिलती हैं, साथ के साथ में बे ऑफ बंगाल से हवाएं मिलती हैं, और ये सारे मिल करके क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करते हैं। और फिर क्या होता है, लौटते हुए मानसून से नॉर्थ ईस्टर्न जो हवाएं होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बारिश होते हुए क्या होता है, मानसून हमारे यहाँ से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम कोई न्यूज़ आती है तो उसको किस तरीके से हमारे टॉपिक से रिलेट है और किस तरीके से जा कर के रिवाइज़ कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके हम बात करते हैं। और हमने जब भी मानसून पढ़ते हैं तो एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट तो हमने देखा ही हुआ है। मैंने बताया है कि जब भी मैं इसको पढ़ाती हूँ तो क्या बोलती हूँ, लाल नीना मतलब क्या, ला यानी कि लाना। तो लाल नीना अगर एक्टिव है तो हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन अभी मौसम विभाग ने बोला है कि इस बार जो है एल नीनो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, मतलब कि मानसून बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। जब भी एल नीनो ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो भारत में कम बारिश होती है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में भी कम बारिश होती है, ठीक है। जब भी मैंने एल नीनो ला नीना पढ़ाया तो बताया है कि जो दक्षिण जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है और जो दक्षिणी अमेरिका का पेरू तट है, वहाँ पर जब हवाओं के बीच में जब गर्मी बढ़ जाती है, वहाँ पर अगर हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर बहुत राइज होता है, तो क्या होता है, जो बूंद होती है, वाष्प की जो बूंदें होती हैं वो बहुत भारी हो जाती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। इस वजह से एल नीनो में क्या होता है, इंडिया में बारिश कम होती है। लेकिन अगर वहाँ पर पेरू के तट पर जो है टेम्परेचर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर लेकर के, वाष्प लेकर के अपने आगे बढ़ती जाती है और उसकी वजह से ला नीना जब आता है तो अच्छी खासी बारिश इंडिया में होती है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एल नीनो में बारिश कम होती है और ला नीना अच्छी बारिश लेकर के आता है मानसून में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा।
अगली न्यूज़ जो है वो आपके पीसीएस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। साथ के साथ में ये पूछा जा सकता है कि AK-203 है क्या, पहली बात तो ये एक तरीके का राइफ़ल है और हम किसके साथ इसका टाई अप कर रहे हैं, तो ये हम इंडिया और रशिया के बीच में ये एक तरीके से एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और लगभग 6 लाख राइफ़ल्स हम लेने वाले हैं। फ़िलहाल 27,000 राइफ़ल हमें अभी मिलने वाले हैं रशिया के थ्रू। और ये जो राइफ़ल होंगे इनके पार्ट्स हमें मिलेंगे, इसको असेंबल किया जाएगा। तो असेंबल कहाँ किया जाएगा, यूपी में इसको असेंबल किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से फैक्चुअल चीज़ें जो थी उसको हमने देख लिया। उसके बाद में इस न्यूज़ के बारे में बात की कि आज जो है वो क्रिमिनल लॉज जितने भी हैं हमारे नए जो बने हैं उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डली है और उस पिटिशन पे आज जो है सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं क्या नए जो जजमेंट हैं वो निकल के आते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या अपना पक्ष रखती है कि क्रिमिनल जो नए संहिताएँ बनी हैं वो सही हैं, किस हद तक सही हैं और उसमें और क्या चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं या किन चीज़ों को हटाया जा सकता है। तो कल फिर ये न्यूज़ जब आएगी तो उसको बहुत डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, और हम देखेंगे कि वहाँ पर अगर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें फैक्चुअल वहाँ पर ज़रूरी होंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए टॉपिक्स को इन डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर।